नमस्कार। एनडी फेस टू फेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आज हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। लगभग मेरे अगर बात करूं तो मैं लगभग इनको 30 वर्षों से राजनीति के दशक में अभी तक से लगातार काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में। और अभी लगभग 15 साल बाद जब सत्ता में भाजपा के बाद जब कांग्रेस आई तो अब लगातार काफी बैठकों के बाद जब आयोग और निगम मंडलों का एक लिस्ट निकला तो राजेंद्र तिवारी जी का भी नाम निकला। चूंकि राजेंद्र तिवारी जी काफी बड़े शख्सियत है छत्तीसगढ़ के लिए, काफी राजनीति में इनका नाम है, शुमार है। और वर्तमान में बात करें तो खादी ग्राम उद्योग के आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। धन्यवाद मोहित जी, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा IND परिवार के समस्त सदस्यों को जिनका प्रेम मेरे साथ रहा है, शुभकामना रही है, सबको धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, चूंकि हम आपके राजनीतिक करियर से शुरू करते हैं जी। लगभग 3 दशकों से आपका राजनीतिक करियर है। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ आपने कदम से कदम मिलाकर काम किया है, राजनीति को आपको काफी करीब से देखा है। कैसा रहा आपका ये जो करियर है, उतार चढ़ाव कैसे देखते हैं इसे? थोड़ा सा 30 साल को और बढ़ा दीजिए। मैं 1975 में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। राजनीति मतलब वो अपन उसको ले सकते हैं कॉलेज के जमाने से। हाँ, कॉलेज में तो छात्र जीवन में ग्रेजुएशन करने के पहले और ग्रेजुएशन करने तक लगातार छात्र राजनीति में जुड़े रहे। उसके बाद में यूथ कांग्रेस की राजनीति में आ गए तो 75 में मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। फिर उसके बाद 77 में पार्टी हार गई, इंदिरा जी चुनाव हार गई और हम लोग संघर्ष करते रहे। खूब मुकदमे चले मेरे ऊपर, बहुत सारे, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। और उन दिनों मोहित जी यूथ कांग्रेस का बड़ा जलवा था। संजय गांधी बिल्कुल शिखर पर थे तो काफी ज्यादा युवा कांग्रेस का प्रभाव था और हमारी उम्र भी कम थी तो बहुत सारे जोश था, होश थोड़ा कम था तो बहुत सारे मुकदमे चले। और जा करके फिर 81-82 में 80 में सरकार बनी। इंदिरा जी 352 वोट के साथ में पार्लियामेंट में आई और मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। फिर अर्जुन सिंह के जाने के बाद 85 में फिर वोरा जी बने और उसके बाद कुछ समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा। सुंदरलाल जी पटवा थे। तो उसके बाद 93 में मैं विधानसभा के जब चुनाव हुए तो कांग्रेस यहाँ पर जीती। मगर उसके पहले 1991 में जब विद्याचरण जी शुक्ल रायपुर लोकसभा से लड़े और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने, 2 विभाग था उनके पास, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री, और बड़ा जबरदस्त प्रभाव था और मेरे साथ उनका बड़ा स्नेह था मेरे प्रति। तो मैं फिर 1991 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना। तो हमारे यहाँ उस समय केवल 5 महामंत्री थे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। बाकायदा चुनाव हुए और दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष बने दिलीप सिंह भूरिया को हरा करके। तो दिलीप सिंह भूरिया को हराने के बाद दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और 5 जनरल सेक्रेटरी थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से 2 थे, एक दिवंगत और स्वर्गीय परशुराम जी भारद्वाज जो अनुसूचित जाति के बड़े नेता थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 6 बार के संसद सदस्य थे वो। और उधर मध्य भारत से सुरेश पचौरी थे, महेश जोशी जी थे और महाकौशल से हरबंस सिंह थे जो बाद में उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे। बड़ा कद था। अभी अचानक उनकी मृत्यु हुई, नहीं तो वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कार्यकाल में थी। तो खूब दौरा करते थे और 2 उपाध्यक्ष थे, एक अरविंद नेताम जी और एक राजेंद्र सिंह जी रायगढ़ के ग्वालियर के थे। तो इस तरह से छोटी कमेटी थी, केवल 21 की कार्यकारिणी थी और बाकी की कार्यकारिणी में बड़े दिग्गज नेता माधवराव जी सिंधिया, अर्जुन सिंह जी, कमलनाथ जी, श्यामाचरण जी शुक्ल, ये लोग कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आते थे। तो बड़ी गरिमा थी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और खूब मेहनत किया। और 1993 के चुनाव में फिर सरकार बनी हम लोगों की। मुझको रायपुर ग्रामीण से अचानक अंतिम समय में पार्टी ने तय किया कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं रायपुर ग्रामीण के बारे में ABCD नहीं जानता था तो चुनाव हार गया। मैं तैयारी कहीं और से कर रहा था, चलिए जाने दीजिए उसको।
मगर फिर बाद में शायद मैं अकेला व्यक्ति था जिसको चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट रैंक देने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने मुझको मंत्री का दर्जा दिया और राज्य उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया पूरे मध्य प्रदेश का। तो उसमें बहुत सी शुगर फैक्ट्री थी, स्टील प्लांट थे और ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री थी। तो जब मुझको मिला था तो घाटे में था, मगर जब मैं छोड़ा ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले तो 6 करोड़ रुपए के फायदे में उस संस्था को छोड़ करके गया था मैं। तो फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ राज्य बना और बड़ी जल्दी बना। तो फिर मैं महामंत्री था और मेरे अध्यक्ष उस समय रामानुजलाल जी यादव थे। फिर उसके बाद में मोतीलाल जी वोरा रहे, उनके साथ में महामंत्री रहा। और 2000 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी तो उस समय मैंने मीडिया संभालना चालू किया। मीडिया का मैं प्रभारी था और महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी का था। फिर लगातार ये सफ़र चलता रहा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा होने के कारण, कांग्रेस के विचारों के प्रति पूरे समर्पण के साथ आप मुझको कांग्रेस से संबंधित किसी भी घटना के बारे में पूछ लीजिए मोहित जी। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बारे में जब कभी आपकी जिज्ञासा हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अहंकार नहीं है ये बिल्कुल, मगर मैं पढ़ने का बहुत आदी हूँ। मेरी अपनी एक समृद्ध लाइब्रेरी है और उन दिनों ट्रेन में सफ़र होता था, फ्लाइट तो चलती नहीं थी, तो खूब पढ़ने का मौका मिलता था। बाकी मित्र गपशप मारते थे, मैं अपना पढ़ने में मेरी बचपन से रुचि रही है, बचपन से। तो उसके कारण और खूब विदेश घूमने का मौका मिला। मेरे पर्यटन और मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मुझको बड़ा मज़ा आता है। तो अब ये मैं कहूँ कि पूरी दुनिया घूम चुका हूँ तो आप इसको अतिशयोक्ति न समझें, इसलिए क्योंकि अगर 7 महाद्वीप हैं और तो जिसमें एक अब बताने लगो बहुत समय लगेगा, सातों महाद्वीप में जाने का मौका मिला। यहाँ तक कि एंटार्क्टिका तक मैं गया हूँ, जहाँ सामान्यतः कोई जाता नहीं है। हाँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया, ये 7 महाद्वीप हैं हमारे यहाँ। तो 7 जगह आप जितने नाम का स्मरण करेंगे देशों का, वो घूम चुका हूँ मैं। और उसके पीछे कारण ये है कि घूमने का शौक रहा है, शौक में शुमार है, मतलब हॉबी कह सकते हैं। हाँ, मुझको आनंद आता है। तो और उसके बाद में ये संघर्ष का दौर चलता रहा 15 साल तक। और जब ये पिछले समय आदरणीय भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तो ऐसा झचकोर दिया उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम किया उन्होंने। इसके पहले मैं बड़े श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ शहीद नंद कुमार जी पटेल को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने कांग्रेस के ढांचे को पूरी तरह से खड़ा करने का काम किया। और उनके नेतृत्व में बिल्कुल ये लगता था, मुझको तो लंबा राजनीतिक अनुभव है, मैं बेझिझक कह सकता हूँ कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली थी 2013 में ही। मगर 25 मई 2013 को घटना हुई जिसमें विद्या भैया नहीं रहे, महेंद्र कर्मा नहीं रहे, नंद कुमार जी पटेल नहीं रहे। तो ये सब साथ प्रथम पंथी के सारे नेता एक षड्यंत्र के तहत, सोची समझी योजना के तहत, जिसका खुलासा होगा अब ये SIT। तो क्या वजह है? आपकी सरकार कांग्रेस की उस समय केंद्र में भी थी, अब तो राज्य में आपकी सरकार है। तो इतनी बड़ी जब झीरम घटना हो गई तो ये जो घटनाक्रम है, या जो इतनी बड़ी साजिश थी, इतनी जो शहीद हुए नेता, इतने लोग, क्या वजह मानते हैं और कब आखिर इसका जो न्याय है वो मिल पाएगा? देखिए, जब से NIA को दिया गया है ना उसकी जांच का जिम्मा, जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी पिछले महीने जब SIT का गठन किया, उसके बाद में वो नींद से उठे हैं। मुझको दौलत रोहरा जो घटना के चश्मदीद थे और विद्या भैया के साथ गाड़ी में बैठे थे, वो बता रहे थे उनको अभी बुलाया गया है गवाही के लिए। तो सोचिए कि किस दुर्भावना से काम हो रहा है। अब SIT गठित हुई है, हम लोगों को उम्मीद है कि वो उस षड्यंत्र से पर्दा उठेगा और तथ्यों की जानकारी हम लोगों को होगी। क्या लगता है, क्या षड्यंत्र था ये षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार न बने, वो षड्यंत्र था।
और इसीलिए कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का जाना, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, विद्याचरण जी शुक्ल, ऐसे दिग्गज लोगों की जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है, वो सामान्यतः पॉलिटिकल लोगों को इस तरह से निशाना नहीं बनाते नक्सली जैसे बनाया करते हैं, जैसा बनाया गया है इस मामले में। तो पूरे के पूरे कारमा पर जिस तरह से फायरिंग किया उन्होंने, तो षड्यंत्र तो है, पता चलेगा धीरे से। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के मामले राजनीतिक जो षड्यंत्र है, लगभग अगर हम बात करें 7 वर्ष तो लगभग होने जा रहे हैं। 7 वर्ष हो गए, 8वां वर्ष चल रहा है। और ऐसे में अभी आपकी सरकार है, आप लोगों ने SIT गठन की बात कही, शायद उस पर रोक लगा दिया गया है। अब होगा क्या इस पे, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं SIT जो गठित हुई है वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी। और लेकिन उसको तो अभी रोक लगा दिया गया SIT, केंद्र ने तो रोक लगा दिया है। नहीं, केंद्र को रोक लगाने का अधिकार नहीं है। हम यहाँ पर अपने तई अपने से होकर के उसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया है कि केंद्र सरकार इसकी जांच नहीं करना चाहती, या तथ्यों को उजागर नहीं करना चाहती, या षड्यंत्र को बताना नहीं चाहती है। तो अब मैं नाम लूंगा सार्वजनिक रूप से तो ठीक नहीं है, मगर कुछ चेहरे जो फिजाओं में जिनके नाम तैरते रहते हैं, हो सकता है कि उनके नाम सामने आए। बिल्कुल। मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा, लगभग 15 वर्षों से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी जी। आप लोगों ने काफी बड़े मुद्दों को लेकर सड़क की लड़ाई भी लड़ी है। जी हाँ। बड़े जो, अगर हम बात करें वर्तमान में जो बड़े नेता हैं, वो सड़क पर आके लड़ाई लड़ी, चाहे वो CD कांड हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर का एक मामला हो, खरीदी का मामला, धान का मामला, तमाम बड़े मामले हुए। लेकिन इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए, अब आपकी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद ये मुद्दे अब कहीं भी समझ में नहीं आते, नहीं दिखते। क्या आपकी सरकार बनने के बाद हम उन मुद्दों को भूल गए हैं जो भाजपा सरकार में? नहीं, जांच हो रही है उसकी, तो हम अपने किसी भी मुद्दे को नहीं भूले हैं। और मैं मोहित जी बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा कि पिछले समय जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की समस्या का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, हालांकि वो किसान परिवार से आते हैं, किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, ग्रामीण परिवेश में उनका लालन पालन हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने संघर्ष किया। पहले तो सारे कांग्रेस जन जो बिखरे हुए थे उसको एक करने का काम किया। जो इसके पहले, मैं उस संदर्भ में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी के सब नेता हैं, मगर जिस तरह से अद्वितीय सांगठनिक क्षमता का परिचय भूपेश जी ने दिया, उसका सुपरिणाम रहा। और दूसरी बात यह है कि खूब मेहनत किया उन्होंने, बेहद मेहनत किया। 1000 से ज्यादा किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा किया, पैरों में छाले थे। मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता, जब मैं डोंगरगढ़ में उनसे मिला तो सर्दी खांसी से बुरी तरह से पीड़ित थे, मगर पदयात्रा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आपकी तबीयत खराब है, आराम कर लेते। बोले मैं आराम करूंगा तो ये सब मेरे साथी जो हैं, क्योंकि उनके साथ में हजारों का कारवां चलता था, वो उनको बड़ी पीड़ा होगी, और वो एलोपैथी दवाई भी नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने होम्योपैथी दवाई लिया है, मगर उनकी उस हिम्मत को मैं मान गया उस समय कि किस तरह से मेहनत किया उन्होंने, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चौराहे में खड़ा करने का काम किया, और उसमें उनको जबरदस्त सफलता मिली। एक एक बिंदु, चाहे नान घोटाला हो, चाहे जिस तरह से किसान, उन दिनों की बात यह है मोहित जी कि हर हफ्ते किसान आत्महत्या कर रहा था। किसानों की इतनी गंभीर समस्या थी नान घोटाले को लेकर के। ये देखिए ना, हमारी छाती में गड़ा हुआ है स्काई वॉक एक्सप्रेस हाईवे, समझ में नहीं आता इसका क्या करें, क्योंकि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के तात्कालीन शासन को अपनी संभावना दिखती थी, तो वो छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को तिरोहित कर देते थे, उसको गौड़ करते थे, और अपनी संभावना तलाश करते हुए वो काम करते थे। और इसलिए आप देखिए, ग्रामीण अंचल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप बड़ी बड़ी इमारतें, आप नया रायपुर में जाइए ना, मैं कुछ कार्यालय वगैरह देख रहा हूं तो मेरे को लगता है कि सारा पैसा इसी में डाल दिया। गरीब किसानों का सारा पैसा उन्होंने ऑफिस बनाने में, कार्यालय बनाने में, मेरी आंखें चौंधिया गई जब मैंने देखा है। मैं अपना खादी बोर्ड का ऑफिस देख रहा हूं, खादी और ग्रामोद्योग का। खादी तो उसमें छोटा वो है, बड़ा काम तो उसमें ग्रामोद्योग का है।
जो जिसको लेकर के एक सपना देखा है हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने, उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य ये है कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक छत्तीसगढ़ के समुन्नत विकास की कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया उन्होंने, आते के साथ जो हमारे घोषणा पत्र में 36 बिंदु थे हमारे घोषणा पत्र के, जिसमें से अभी 22 पूरे हो चुके हैं। तो पहला वायदा था भूपेश बघेल जी का, और अक्टूबर में जब राहुल जी आए थे तो उन्होंने साइंस कॉलेज की मीटिंग से ये घोषणा किया था कि हम किसानों के कर्ज को 10 दिन के भीतर माफ करेंगे। और भूपेश बघेल जी ने तो जिस दिन शपथ लिया है, राहुल जी को छोड़ने गए और आते के साथ मंत्रिमंडल की बैठक लेकर के किसानों के कर्ज की जो 9,755 करोड़ रुपए था उसकी माफी की घोषणा किया। क्योंकि अब आपका एक बड़ा आपको जिम्मेदारी भी दी गई है ग्राम उद्योग की। जी हाँ, हम इससे समझना चाहेंगे आप किस नीति और किस योजनाओं के तहत अब आप अपने स्तर पे काम करेंगे ताकि ग्राम उद्योग को लेकर गांवों में जो ग्राम का उद्योग है वो बढ़ पाए, खादी को हम अच्छा प्रोत्साहित कर पाए, क्योंकि खादी अब तो कर काफी अच्छा स्थिति में है, बेहतर स्थिति में। बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहित जी, बहुत सही सवाल पूछा और मेरे कार्य से संबंधित है। मुझको जब भूपेश जी ने बुला करके कहा कि आपको देखना है तिवारी जी ये, तो मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई, इसलिए क्योंकि मैं गांधी के विचारों से ओतप्रोत हूँ। पूरा गांधी वाङ्मय का मैंने अध्ययन किया है। खैर वो पटरी बदल जाएगी अगर उस पर बताना चाहूंगा तो फिर बहुत लंबा विस्तार से बात होगी, मगर अभी जो काम मिला है मुझको, इसमें खादी के साथ साथ जो ग्रामोद्योग है, रूरल इंडस्ट्री जो है, ग्रामीण उद्योग को जो प्रोत्साहन देने की भावना भूपेश जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना है उनकी, एक सपना संजोया है उन्होंने कि ग्रामीण अंचल में छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे अभी गोबर खरीदी, ये ऐसी विलक्षण योजना है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो उन्होंने क्या किया कि गोबर की खरीदी होगी, उससे वर्मी खाद बनेगा, 2 रुपए में खरीदी होगी, 8 रुपए में हम वर्मी खाद बाजार में बेचेंगे। क्योंकि स्थिति ये है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, मैं छत्तीसगढ़ में 19वीं पशु गणना जब हुई तो उस समय स्थिति ये थी कि 1.5 करोड़ मवेशी छत्तीसगढ़ में है, ये सिद्ध हुआ। 1.5 करोड़ मवेशी में गोवंश के 98 लाख है, गोवंश के, और गोवंश में इस 98 लाख में 48 लाख तो नर पशु हैं, मतलब बैल हैं, बाकी के जो 50 लाख है वो गाय हैं। और इन 50 लाख गायों में केवल 31 लाख गाय ऐसी है जो दूध देती है, बाकी की गाय जो है वो दूध नहीं देती। तो कितनी गहरी सोच है आदरणीय भूपेश बघेल जी की कि लोग आवारा मवेशी के रूप में छोड़ दिया करते थे गाय को, और कुछ लोग तो उसको वोट पाने का धंधा बना के रखे थे। मगर क्या हरकत किया था गाय के साथ, अगर उसके बारे में बताना चलूं तो बहुत समय लगेगा। तो निराश्रित गायों को जो दूध नहीं देती है वो भी पैसा दे सकती है, ये उन्होंने सिद्ध किया। तो वर्मी खाद बनेगा। दूसरी बात जो उनकी योजना है कि गोठान के बगल में ही 1 एकड़ की जमीन ग्रामोद्योग के लिए रखी जाए, जिसमें इससे संबंधित या गांव से संबंधित कुछ कृषि उद्योग जो हैं वो स्थापित हो सकें। जैसा भूपेश जी ही बताते थे कि एक जमाने में हमारे यहाँ का टमाटर, दुर्ग जिले का टमाटर, वो पाकिस्तान तक जाया करता था। हाँ, तो अगर यहाँ पर जैसे केचप बनाने की फैक्ट्री हो, सॉस बनाने की फैक्ट्री हो, तो इफरात टमाटर होता है हमारे यहाँ, हम कर सकते हैं। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ढेर सारे छोटे उद्योग हैं जो हम बना सकते हैं। तो ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने की जो भावना है उसको पल्लवित, पुष्पित और फलदार बनाने का काम उन्होंने मुझको दिया है, और मैं उसमें सफल हूं, इस बात का मैं प्रयास करूंगा। दूसरा, ग्रामोद्योग जो है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। आप जैसे मान लीजिए मोतीलाल देवांगन वगैरह का नाम सुना होगा आपने, हाथकरघा संघ के अध्यक्ष हैं, इनका कोसा विदेशों में जाता है। बिल्कुल। तो हम इस बात का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ से बने हुए जैसे बस्तर आर्ट, जैसे कोसा है, खादी के डिजाइन किए हुए कपड़े, आजकल तो खादी प्रबुद्ध लोगों में इतना लोकप्रिय हो रहा है कि खादी पहनना लोग बाग बड़े गर्व की बात समझते हैं। थोड़ा सा उसको मैं डिजाइन से जोड़ देना चाहता हूं ताकि उसकी लोकप्रियता है, उसके प्रति आकर्षण बढ़े लोगों को।
और छोटे छोटे उद्योग लगे, और ये उद्योग अगर अच्छे ढंग से संचालित किया जाए तो मेरा ये प्रयास होगा, मैं एक सपना संजो रहा हूं कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए, इसको निर्यात किया जाए विदेशों में। तो थोड़ी सी मार्केटिंग की, विपणन की ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उस नजरिए से, क्योंकि आप बना तो लेंगे साहब, बिकेगा नहीं तो बना के करेंगे क्या। भारत सरकार के अर्थव्यवस्था की गंभीरतम गलती यही रही कि जब उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1,76,000 करोड़ रुपए लिया, जो इसके पहले कभी भारत में किसी सरकार ने नहीं लिया था। हमने 3-3 युद्ध लड़े तो भी रिजर्व बैंक के रिजर्व स्टॉक को कभी टच नहीं किया था। इस सरकार ने पिछले साल 1,76,000 करोड़ रुपए लिया, और वो पैसा ले करके 1,45,000 करोड़ रुपए कारपोरेट टैक्स की माफी में बर्बाद कर दिया। वही पैसा अगर लोगों की जेब में डाल दिया गया होता तो आपकी जेब में अगर पैसा आएगा तो आप खरीदारी करेंगे। जिसका जीता जागता उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ में किसानों की जेब में पैसा आया तो बाजार में हरियाली रही। कपड़े की दुकान से लेकर के, उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, जून के महीने में जयपुर के बाद अकेला छत्तीसगढ़ है जहां 27,000 मोटरसाइकिल एक महीने में बिकी थी। पूरे भारत में जयपुर के बाद दूसरा स्थान, पूरे भारत में ये अकेला, जून के महीने की बात कर रहा हूं, जुलाई का तो अभी चालू है। 3,000 ट्रैक्टर बेचा छत्तीसगढ़ ने, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि किसानों के पास में पैसा आया, वो पैसा बाजार में आया तो बाजार में हरियाली दिखी। तो मैं प्रोडक्शन तो कर लूं ग्रामोद्योग का, और बिका नहीं तो क्या काम का। तो बेचने की कला भी आनी चाहिए और एक तरफ निर्माण की योग्यता भी होनी चाहिए। दोनों के समन्वय से ग्रामोद्योग की जो परिकल्पना हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने देखा है उसको हम साकार कर सकते हैं। एक इसी छोटा सा मेरा आखिरी प्रश्न है जी। लगभग अगर हम बात करें कि महिला बाल विकास विभाग से जो भी टेंडर से जो भी निकलने होते हैं वो खादी ग्राम उद्योग के साइन सिग्नेचर से आगे बढ़ते हैं। उससे जो उसमें जो होगा या उसमें रिलेटेड होगा या उसमें उसका मान्यता होगा या उसमें लाइसेंस होगा तो आगे बढ़ता है। ये भाजपा शासन से चला आ रहा है, तो ये कांग्रेस में भी इस तरह चलेगा कि कुछ नहीं? बिल्कुल, मैं तो ये प्रयास करूंगा। मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करने वाला हूं। अब जैसे ये मास्क है, ये कॉटन के मास्क है। अब तो सरकार ने भी कह दिया, स्वास्थ्य विभाग ने, कि वो फिल्टर लगा हुआ मास्क बेकार है, 3 लेयर का मास्क होना चाहिए, जैसे हमारे सब साथी पहन के बैठे हुए हैं। तो ये खादी का क्यों नहीं होना चाहिए? खादी का होगा तो ग्रामोद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा और बिना कमीशन खोरी के साफ सुथरा काम होगा। मैं ये भी बता दूं कि यहां तो केवल पवित्र भावना से काम किया जाएगा कि कैसे ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन मिले और कैसे गांव की आमदनी बढ़े। तब तो मेरे रहने का मतलब है, नहीं तो फिर बहुत सारे कारपोरेशन, निगम, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये राजेंद्र तिवारी जी खादी ग्राम उद्योग के नए बिल्कुल अभी कार्यभार संभाला उन्हें अध्यक्ष, और बेहतर नीति, बेहतर कार्य योजना के साथ काम करने की, ताकि ग्राम उद्योग को और भी सफल बनाया जाए। ग्राम उद्योग में बेहतर और भी जो अगर हम बात करें नौकरी की व्यवस्था हो उनके लिए, उनकी आय का स्रोत बढ़े, ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ तिवारी जी आगे काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजेंद्र जी हमारे जुड़े पर धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मोहित जी।